चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स शुरू हो गए। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इस विंटर गेम्स में यहां शानदार नजारा दिखा। एक तरफ कार्यक्रम हो रहा था तो ठीक उसी वक्त बर्फबारी भी हो रही थी। उद्घाटन समारोह में कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जबकि कुछ युवा बर्फ में मस्ती करते दिखे। यूपी के वृंदावन में होली का रंग जमने लगा। यहाँ के द्वारकाधीश मंदिर में होली से 1 महीने पहले ही लोग रंगों से खेलते दिखे। यहाँ इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया। ये सभी भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे दिखे। इस दौरान उन्होंने भजन भी गाए। फिनलैंड की एक लड़की ने बिहार में आकर शादी रचाई। उनकी शादी यहाँ पूर्णिया में प्रणव नाम के एक लड़के से हुई और अब उनका रिसेप्शन कटिहार में दिया गया। दोनों के बीच फेसबुक पर प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। इस शादी में विदेशी मेहमान भी शरीक हुए। दुल्हन जूलिया के परिवार के कई लोग यहाँ पहुंचे। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बच्चों वाले यानी नकली नोटों से 28 लाख की ठगी करने की कोशिश हुई। मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिलचस्प बात यह कि ये नोट वैसे ही थे जैसे अक्सर बचपन में बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं, जिसे अमूमन चिल्ड्रन बैंक वाले नोट भी कहते हैं। बताया जा रहा है कि ये ठगी जमीन खरीदने के लिए की जाती थी। इस दौरान बैग में ऊपर असली नोट होते तो नीचे नकली नोट डाल दिए जाते थे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की पीसीबीएल कॉलोनी में फ्लावर शो आयोजित हुआ। इसमें गुलदाउदी और डहेलिया समेत कई तरह के फूल लगाए गए। ये फ्लावर शो हर साल आयोजित होता है। इस बार इसमें 46 गृहिणियों ने भाग लिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज ये खबर शादी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन यकीन कीजिए कि अगर शादी की है तो पछताएंगे नहीं, बल्कि शादी के बाद आपको कई बीमारियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन एक मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शादीशुदा लोगों में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां कंट्रोल में रहती है। बढ़ती उम्र के साथ होने वाली दूसरी बीमारियां भी पति पत्नी से दूर रहती हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि शादी करके फंस गया, खास तौर पर उनके लिए समझदारी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक मियां बीवी साथ हैं तो बीमारियां दूर भागती हैं या कंट्रोल में रहती हैं। इस रिपोर्ट को देखते हुए जरूरी है कि शादीशुदा जिंदगी की खूबसूरती पर नई जानकारी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले समझिए कि ब्रिटेन मेडिकल जर्नल में छपी रिपोर्ट क्या कहती है। तो इसके अनुसार साथ रहने वाले पति पत्नी में डायबिटीज कंट्रोल रहता है, यानी शुगर लेवल नहीं बढ़ता। यही नहीं, हस्बैंड वाइफ के साथ रहने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि दिल का दौरा पड़ने की संभावना भी कम होती है। रिपोर्ट के अनुसार इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पति पत्नी के संबंध अच्छे हैं या बुरे, वो प्यार से रहते हैं या झगड़ा करते हैं, सिर्फ साथ हैं तो स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ जाती है। ओटावा की कैलटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर ने इंग्लैंड में 50 से 89 साल के 3000 से ज्यादा लोगों पर शोध किया और इसमें दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। इसके अनुसार बढ़ती उम्र में शुगर और बीपी जैसी बीमारियां घेरने लगती हैं, लेकिन पति पत्नी अगर साथ हैं तो इन बीमारियों पर कंट्रोल रहता है। जबकि तलाक या अन्य वजह से उनके अलग होने पर ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है। कई बार तो अकेले रहने वालों में डायबिटीज टाइप 2 विकसित हो जाती है। मियां बीवी के साथ रहने का डायबिटीज से कनेक्शन आखिर क्यों है, इसकी वजह साफ नहीं, लेकिन सर्वे में ये बात साबित हुई है। और अब जरा दूसरे अच्छे इफेक्ट को समझ लीजिए। अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट के डॉक्टर का दावा है कि साथ रहने वाले पति पत्नी में एंजाइटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि डिप्रेशन में चले जाएं।
अगर वो डिप्रेशन में चले भी जाते हैं तो वो अकेले रहने वालों के मुकाबले जल्द ही उबर भी जाते हैं। इतना ही नहीं, किसी बड़ी सर्जरी के बाद होने वाला दर्द भी पति पत्नी का जल्द ही ठीक हो जाता है। पति और पत्नी के बीच आपसी संबंध अगर बेहतर हैं, तो इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। यानी शादीशुदा जिंदगी को लेकर जो हंसी मजाक किया जाता है या तंज कसे जाते हैं, उसके उलट शादी फायदेमंद है। पति पत्नी साथ हों तो ब्लड प्रेशर या एंजाइटी बढ़ती नहीं, बल्कि कंट्रोल में रहती है। कभी कभी भेजा जरूर गर्म हो सकता है, लेकिन फायदा ये है कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और मजेदार बात ये है कि फायदा ज्यादा पुरुषों को होता है। रिपोर्ट ये दावा करती है कि शादीशुदा पुरुषों की औसतन उम्र अकेले रहने वाले पुरुषों से करीब 10 साल ज्यादा होती है। शादी का फायदा मनोवैज्ञानिक स्तर पर महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को होता है। इससे पुरुषों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अब जब कभी ये ख्याल दिल में आए कि शादी करके फंस गया, तो पहले फायदों के बारे में सोचिए। शादी न सिर्फ जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, बल्कि कई बीमारियों से भी बचाती है। इस जानकारी को जान पहचान के लोगों से जरूर शेयर कीजिए और उसके लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे शादी का स्वास्थ्य से क्या कनेक्शन है, इसे समझने के लिए हमने मनोचिकित्सक डॉक्टर निशा खन्ना से बात की। सुनिए वो क्या कहती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली पार्टनर का सपोर्ट, अगर आप देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि पार्टनर के सपोर्ट और पार्टनर के स्ट्रेन का उनके लेवल के लो होने पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है ये पर्सनालिटी ट्रेट्स और न्यूरोटिक ट्रेट्स की बात कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर इंसान की पर्सनालिटी ही स्ट्रेस लेने वाली है, वो न्यूरोटिक है, तो उसका शादीशुदा होने से या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं जिनमें ये पाया गया है, जो लोग अकेले रहते हैं एज कम्पेयर टू जो लोग शादी में रहते हैं, उनकी हेल्थ और उनकी लॉन्गिविटी ज्यादा होती है। एक सावधान करने वाली खबर स्मार्टफोन से जुड़ी हुई है। जिस तेजी से स्मार्टफोन का चलन बढ़ा है, उसी तरह उसके खतरे भी बढ़े हैं। मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल यूं तो कई परेशानियां खड़ी करता है, लेकिन अगर आप घंटों नॉनस्टॉप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अंधेरे में भी स्क्रीन पर आपकी नजर स्क्रीन पर ही टिकी रहती है, तो आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है। आपकी आंखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है और यहां तक कि आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है। इसलिए जरूरी है कि स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। जरूरत है, आदत है, शौक है या सनक है, जो भी कहिए, लेकिन सूरत हाल तो यही है कि ज्यादातर लोगों के लिए स्मार्टफोन के बगैर रहना मुश्किल है। सुबह से शाम तक हाथों में मौजूद फोन पर घंटों निकल जाते हैं, और तो और फोन के साथ रत जगे भी होते हैं। स्मार्टफोन के बेहिसाब इस्तेमाल पर अरसे से डॉक्टर आगाह कर रहे हैं, क्योंकि घंटों स्क्रीन देखना कई बीमारियों और खास तौर पर मानसिक समस्याओं की वजह बन सकता है। लेकिन एक बेहद परेशान करने वाली रिपोर्ट एक डॉक्टर के हवाले से आई है, जिसमें ये बताया गया है कि हमेशा कई घंटों तक स्मार्टफोन देखने से एक महिला की आंखों की रोशनी चली गई, यानी वो स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम की शिकार हो गई। इसीलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। कुछ दिन पहले हैदराबाद के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर सुधीर कुमार ने एक ट्वीट किया, जिसमें बताया कि हैदराबाद की एक 30 साल की महिला घंटों मोबाइल फोन चलाया करती थी और यहां तक कि रात में लाइट बंद करने के बाद देर तक फोन का इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से एकाएक उसकी आंखों की रोशनी पर असर पड़ा। महिला कभी कभी चीजों को देखने या ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो गई। लाइट की तेज चमक से उसे परेशानी होने लगी। डॉक्टर के अनुसार महिला को स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम था। असल में इस महिला ने बच्चे की वजह से नौकरी छोड़ दी थी और घर पर समय बिताने के लिए स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल करने लगी। ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जो इस महिला की तरह ही रोजाना कई घंटों तक मोबाइल फोन पर बिजी रहते हैं और रात में लाइट बंद होने के बाद भी कई घंटों तक मोबाइल देखा करते हैं। यकीनन इस महिला की तरह ही ऐसे लोग SPS यानी स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं।
उनकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। डॉक्टर कुमार ने महिला को स्मार्टफोन का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी। 1 महीने बाद महिला की आंखें हालांकि ठीक हो गईं। 18 महीने से बाधित उसकी आंखों की रोशनी में सुधार होने लगा। लेकिन ऐसी परेशानी शुरू ही ना हो, इसके लिए जरूरी है कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर अनुशासन हो। असल में स्मार्टफोन, कंप्यूटर या टैबलेट जैसे उपकरणों का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आंखों से जुड़ी अलग अलग समस्याएं शुरू होती हैं। इसे ही स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। इससे बचने के लिए डॉक्टर्स की राय है कि स्क्रीन को ज्यादा समय तक देखने से बचें। स्क्रीन का इस्तेमाल करते वक्त 20 सेकंड का छोटा ब्रेक लें। काम करते हुए कमरे में लाइट जलाए रखें और सबसे जरूरी बात, अंधेरे में फोन चलाने से बचें। लेकिन अच्छा हो अगर स्मार्टफोन के इस्तेमाल के घंटे तय किए जाएं और हर वक्त फोन देखने की आदत छोड़ी जाए। यकीनन इससे आंखों को आराम मिलेगा। फिर भी अगर आपको थोड़ी परेशानी होती है तो आंखों की जांच जरूर कराएं और इसके साथ ही अपनों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्मार्टफोन लगातार इस्तेमाल करने और देर तक स्क्रीन देखते रहने से आंखों को क्या नुकसान हो सकता है, इसे समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर गीता श्रीनिवासन से। आप भी ध्यान से सुनिए क्या कह रही हैं वो। अगर बच्चा या बड़ा बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है तो एक तो उसकी लाइटिंग अलग सी हो जाती है, फोकस अलग हो जाता है, तो आई के मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, फिर स्क्विंट्स हो सकते हैं जिसको हम लोग बहंगापन बोलते हैं, स्पेशली खासकर बच्चों में। बड़ों में जो है मसल की वीकनेस होती है, उनमें भी अगर स्क्विंट कोई दबा हुआ है, तिरछापन, वो बाहर उठ के आ जाता है। Every 20 minutes you relax your eyes for 20 seconds and look at 20 feet distance. Mobile is not the way to go. You have to try and convert to a bigger screen, which would be the laptop or desktop for your studies, for your work. और न्यूज पथ पर आगे बढ़ते हुए पब्लिक होर्डिंग पर देश के लिए एक अच्छी खबर है। भारत सरकार ने बताया है कि देश में पहली बार लिथियम मेटल का भंडार मिला है, जिसका इस्तेमाल चार्जेबल बैटरी में होता है, जो कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगी होती है। जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि देश में पहली बार लिथियम धातु का बड़ा भंडार मिला है। जीएसआई को खुदाई के दौरान जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगभग 59 लाख टन लिथियम मेटल का भंडार मिला है। प्योर मेटल में शुमार लिथियम एक अलौह धातु है जिसमें आयरन नहीं होता है। इसका प्रमुख इस्तेमाल ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे डिवाइस की बैटरी तैयार करने में किया जाता है। भारत पहले से ही लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे प्रमुख मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लिथियम की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे दूसरे देशों पर निर्भर रहा है, लेकिन अब देश में लिथियम का भंडार मिलने से इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलने का अनुमान है। उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने से विदेशी मुल्कों से इस मेटल के आयात में गिरावट आएगी। सीजीपीबी यानी कि सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 62वीं मीटिंग के दौरान जीएसआई ने लिथियम और गोल्ड समेत 51 खनिज के ब्लॉक की रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपी। इनमें से 5 ब्लॉक सोने के भंडार हैं, जबकि दूसरे ब्लॉक पोटाश और मोलिब्डेनम और बेस मेटल से जुड़े हुए हैं। ये खनिज भंडार 11 राज्यों के अलग अलग जिलों में मिले हैं। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं। इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ खनन विभाग के सचिव अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिला है, जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में उससे काफी फायदा होने वाला है। जिस तरह से खास तौर पर ईवीज को लेकर के आने वाले समय में काफी कुछ सरकार सोच रही है, प्लान कर रही है, स्टार्टअप्स के लिए भी काफी खुशखबरी एक तरह से। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक बताया यहाँ पे श्वेता। ये एक बहुत अच्छी खबर है, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित हमारे प्रदेश के लिए, पर पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि पहली बार भारत में हमें लिथियम के इतने बड़ी मात्रा में रिजर्व्स मिले हैं।
और ये कल G3 की, जैसे आपने बताया, रिपोर्ट हमें हैंडओवर कर दी गई है। और इस रिपोर्ट के थ्रू हमें पता लगा है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे आपने बताया, और एक अच्छी क्वालिटी का, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर रियली गुड। तो हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि आने वाले समय में यही लिथियम रिजर्व्स हमारा आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो एक रुझान है उसमें बहुत बड़ा सहयोग देगा। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं हमेशा से रोजगार को लेकर बहुत से इश्यूज बनते रहे हैं। यहाँ के लोकल टैलेंट को बूस्ट मिलेगा, उनको नौकरियां मिलेंगी बहुत हद तक, और हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत हद तक यहाँ पे एक नए आयाम छूने का मौका मिलेगा। अब G3 स्टडी के बाद G2 आएगी, G1 आएगी। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हम कोशिश करवा रहे हैं, पुरजोर कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम ये स्टडीज कंप्लीट करवा के ये एक्सट्रैक्शन और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की तरफ चला जाए। बिल्कुल। अमित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो भंडार मिला है इसके बारे में क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? लगभग ये भंडार कितना बड़ा है? हमें जो ये भंडार मिला है इसके बारे में आगे जो प्रोसेसिंग होगी वो किस तरह से होगी? आगे की जो प्रक्रिया होगी, एक्सट्रैक्शन की भी जो प्रक्रिया वहां पर होगी, वो कब से शुरू होगी? इस बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, ऐसा है कि ये एक शुरुआत है। पहले तो जैसे बड़े एक सौभाग्य की बात है कि ये माता वैष्णो देवी जहाँ पे, जिन पहाड़ों पे उनका एक स्थान, पवित्र स्थान है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही इसकी एक हमें भारत के एक नए लेवल को पहुंचाने के लिए वहीं पे इसकी खोज हुई है। तो वहीं पे सलाल एरिया पड़ता है, वहां पे एक हाइडल प्रोजेक्ट भी चलता है। बट देन बहुत पास में कोड़ी ब्रिज, आप सबने पीछे कवर भी किया था, जो आईफिल टावर से भी ऊंचा, वर्ल्ड टॉलेस्ट हमने ब्रिज बनाया है जो रेल कश्मीर से जुड़ेगी। तो उसके पास में ही ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, संभाग में पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका प्रोसेस अब आस्ता आस्ता, ये अब आगे टाइमलाइंस डिसाइड होंगी। हमारे यहां पे हम बोर्ड की मीटिंग करेंगे जिसमें हम डिसाइड करेंगे आगे की प्रक्रिया, और फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको एक्सेंट मिलती है, वो बाद में उसका अप्रूवल के लिए जाता है केंद्र सरकार को। और मैं इस चीज के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे, हमारा विभाग के जितने हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी जुड़ जाएंगे अब GSI की मुहिम में, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि ये भारत को एक आत्मनिर्भर भारत के दिशा में चलाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। और मैं खुशी से एक खुशी की बात बताऊंगा श्वेता, अभी G20 प्रेसिडेंसी का ईयर चल रहा है। तो ये अभी 1-2 महीने में, जैसे सब राज्यों में ये जा रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी G20 के डेलीगेट्स आएंगे, और हम बताएंगे पूरे विश्व को, अब हम उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ गए हैं जहां पे लिथियम की अवेलेबिलिटी है। तो ये एक बहुत गर्व की बात है पूरे भारतवर्ष के लिए, जो जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अमित जी, हमसे ये तमाम बातें शेयर करने के लिए, शुक्रिया। महाराष्ट्र को 2 बड़ी सौगात मिली है। सीधे चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2 और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनका उद्घाटन कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर हुआ। ये वंदे भारत ट्रेन मुंबई से शिरडी और मुंबई से सोलापुर के बीच चलेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ट्रेनें आधुनिक भारत की शानदार तस्वीर हैं। इनसे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसरो को एक और बड़ी कामयाबी मिली। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो के सबसे छोटे रॉकेट को लॉन्च किया गया। SSLV D2 ने 3 सैटेलाइट को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2 और जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। उनके नामों की सिफारिश कॉलेजियम ने की थी। अब उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या 34 हो जाएगी, यानी अब मई से सुप्रीम कोर्ट में पूरी क्षमता के साथ काम होगा। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ और केदारनाथ भी इस बर्फ की सफेद चादर से भरे नजर आए। पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी से वहां ठंड भी बढ़ गई। मौसम विभाग ने पहले ही यहां बर्फबारी की चेतावनी दी थी। पिछले दिनों केदारनाथ धाम में लगातार मौसम सही रहने से बर्फ पिघल गई थी, लेकिन एक बार फिर वहां 2 से 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इस बार तीर्थयात्री 20 फरवरी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। केदार घाटी के कई होटल्स भी एडवांस में ही 2 महीने के लिए बुक हो चुके हैं। पिछले साल की यात्रा में जहां रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री चारधाम पहुंचे थे, वहीं कई यात्री ऐसे भी थे जो बगैर पंजीकरण कराए ही यहां पहुंचे। ऐसे में उन्हें आधे रास्ते से ही बगैर दर्शन किए वापस जाना पड़ा था। जापान के टोक्यो और दूसरे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे वहां 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। वहीं कई ट्रेन सेवाएं भी बाधित हो गई। इस बर्फबारी के चलते वहां 80 से ज्यादा हाईवे बंद करने पड़े। चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है। यूपी में इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है। इस समिट को भारत की ग्रोथ का नया इंजन बताया जा रहा है। समिट में 13 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 27 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव यहां पर आया है। सबसे बड़े निवेश के इस महोत्सव का शुभारंभ करने पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी को उम्मीदों का प्रदेश बताया। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। उम्मीदें इस समिट से क्यों हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि निवेश के इस महामेले में 20 से ज्यादा देशों के 10,000 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। 27 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव आया है और तो और 17,000 से ज्यादा MOU साइन भी हो चुके हैं। जाहिर है निवेश की ये पहल यूपी के लिए न केवल खास है बल्कि नई उम्मीदों के पूरा होने का रास्ता भी है। जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है। खाद्यान्न, दूध, गन्ना, आलू व इथेनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर 1 है। वाराणसी का सिल्क क्लस्टर, भदोई का कालीन क्लस्टर, ये प्रमुख टेक्सटाइल हब भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और इन सभी अन्य सेक्टर्स में जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सबको बढ़ाने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। यूपी के लिए निवेश का ये मेला कई मायनों में अहम है। रिलायंस ने यूपी में महानिवेश का भरोसा दिया है। टाटा ग्रुप भी यूपी में भारी निवेश की तैयारी कर रहा है। बिरला ग्रुप ही नहीं, करीब 13 देशों के उद्योगपतियों का भरोसा यूपी में निवेश को लेकर बढ़ा है। ऐसे में उम्मीद यही है कि ये मेला न केवल यूपी के सपनों को पूरा करेगा बल्कि ये समिट यूपी की खुशहाली में उद्योगपतियों का सबसे बड़ा निवेश साबित होगा। लखनऊ में शिल्पी सेन के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे चलते हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम जरूरी खबरें मौजूद होती है, जिनका सीधा रिश्ता आपकी कमाई, आपकी आमदनी से होता है, आपकी जेब से होता है। तो बिना देर किए हुए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में शुक्रवार को 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स 2 दिन की लगातार तेजी के बाद 123 अंक गिरा। सेंसेक्स 60,682 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 36 अंक टूटकर 17,856 के स्तर पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार शुक्रवार को सराफा बाजार में सोने का दाम 669 रुपए गिर गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 56,754 दर्ज की गई। इससे पहले के ट्रेड में इस येलो मेटल ने प्रति 10 ग्राम 57,423 रुपए का आंकड़ा छुआ। वहीं चांदी का भाव 1,026 रुपए कम होकर 66,953 रुपए हो गया। चीन की कंपनी अलीबाबा ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी शेष 3.16% की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी लगभग 13,600 करोड़ रुपए में बेच दी। सूत्रों के अनुसार सौदे के साथ अलीबाबा ने कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची। दिसंबर 2022 तक अलीबाबा की पेटीएम में 6.26% हिस्सेदारी थी। उसने जनवरी में इसमें 3.1% हिस्सेदारी बेची थी।
खबरों के एक्सप्रेसवे से निकलते हैं और चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। जी हां, सियासत के जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में गच्चा खा गए। पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में बजट पेश करने गए थे, लेकिन जो बजट पढ़ा वो पिछले साल का निकला। मुख्यमंत्री देर तक पिछले बजट की घोषणाओं को पढ़ते रहे। जब गलती का एहसास हुआ तो कहा सॉरी। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए। गफलत थी, अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समझ गलती थी, 1 करोड़ 18 लाख जरूर और गहलोत थे। 5 लाख की सीमा तक दी जाएगी। इससे 5,000 युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे। 8 मिनट तक किसी को भनक नहीं थी कि जिस पर कांग्रेस विधायक तालियां बजाकर वारी जावा हो रहे हैं, वो उन पर गुगली बनकर लौटने वाली है। कुछ ऐसा हुआ कि सियासत के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत भी सन्नाटे में आ गए। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1 करोड़ 18 लाख जरूर क्यों एक मिनट, सॉरी। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। आप बेटे 5 लाख की सीमा तक दी जाएगी। इससे 5,000 युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे। इतना 100 करोड़ रुपए का व्यय। तकरीबन 8 मिनट तक तो मुख्यमंत्री बजट पढ़ते रहे, योजनाओं का ऐलान करते रहे और हर ऐलान पर कांग्रेस विधायकों की तालियां बजती रहीं। कोरोना काल में लेकिन तभी उनके ठीक पीछे बैठे मुख्य सचेतक महेश जोशी को कुछ अटपटा सा लगा। इसी समय किसी ने उनको इशारा कर बुलाया। वो उठकर गए और जब वापस लौटे तो मुख्यमंत्री को टोका। पहले तो गहलोत कुछ समझे नहीं, लेकिन तीसरी बार कहने पर बात उनकी समझ में आई। बजट की कॉपी को उलट पलट कर देखा। बात के साथ ये भी समझ आया कि गलती का ठीकरा किसी और पर फोड़ नहीं सकते, तो जुबान पर बस एक शब्द आया, सॉरी। काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1 करोड़ 18 लाख जरूर और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर एक चौंकाने वाली खबर है। ये खबर देश के सबसे महंगे आशियाने से जुड़ी है, जिसकी कीमत सुनकर पैरों तले जमीन खिसक सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये आलीशान पेंट हाउस देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में बिका है। मुंबई के वर्ली इलाके में बिके सबसे महंगे पेंट हाउस की कीमत 240 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस को देश के बड़े उद्योगपति वेल्सपन ग्रुप के चेयरमैन बीके गोयंका ने खरीदा है। ये पेंट हाउस वर्ली इलाके में एनी बेसेंट रोड पर बने लग्जरी प्रोजेक्ट 360 वेस्ट में बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये पेंट हाउस प्रोजेक्ट के टावर बी की 63वीं, 64वीं और 65वीं मंजिल पर बना है। इस अल्ट्रा लग्जरी पेंट हाउस का टोटल एरिया 30,000 वर्ग फीट से भी ज्यादा है। साल 2015 में 10,000 वर्ग फीट का अपार्टमेंट 160 करोड़ में जिंदल फैमिली ने खरीदा था, जो जिंदल ड्रग्स फर्म से जुड़ी हुई है। पिछले साल 2022 में अभिनेता रणवीर सिंह ने बांद्रा में सागर संगम बिल्डिंग में 119 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा था। अब 56 साल के बीके गोयंका ने 240 करोड़ रुपए में लग्जरी अपार्टमेंट खरीदकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के दिग्गज कारोबारी बीके गोयंका का जन्म 15 अगस्त 1966 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उनका कारोबार टेक्सटाइल, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वेयरहाउसिंग और ऑयल एंड गैस के सेक्टर में फैला हुआ है। उनकी कंपनी वेल्सपन ग्रुप देश की जानी मानी कंपनी है।
उन्होंने साल 1985 में इस कंपनी की नींव रखी थी। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक बीके गोयनका की कुल संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए है और दुनिया के 50 से अधिक देशों में उनका कारोबार फैला हुआ है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई का वो अल्ट्रा लग्जरी टावर जहां पर ये आलीशान आशियाना बना हुआ है। मुंबई में हमारे सहयोगी पारस दामा की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में अपना घर होना मुंबई के लोगों के लिए सपना पूरा होने के बराबर होता है। ऐसे में मुंबई में घरों के रेट आसमान छूते हैं। अलग अलग घरों के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं। ऐसे में रियल एस्टेट में सबसे बड़ी डील वेल्सपन ग्रुप के चेयरमैन बीके गोयनका की तरफ से की गई है, जहां मुंबई के वर्ली इलाके में 240 करोड़ रुपए का आलीशान पेंट हाउस उनकी तरफ से खरीदा गया है। मुंबई का वर्ली इलाका जहां पर मैं खड़ा हूं, 360 वेस्ट इस बिल्डिंग का नाम है, जिसमें इस पेंट हाउस को खरीदा गया है। तकरीबन 240 करोड़ रुपए की लागत का ये फ्लैट मुंबई के सबसे लाविश इलाकों में से माने जाने वाले वर्ली में है। ये पहली बार नहीं है जब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर कोई एक्टर हो जिन्होंने इतने महंगे घर को अपने सपनों का घर बनाया है। पहले रणवीर सिंह जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, उन्होंने बांद्रा इलाके में मुंबई के 119 करोड़ रुपए का घर खरीदा था। वहीं एक जाने माने बिजनेसमैन जिंदल ग्रुप के चेयरमैन ने भी 160 करोड़ रुपए का घर मुंबई में खरीदा था। ऐसे में इस घर के बारे में इसके लिए भी बात की जा रही है ज्यादा, क्योंकि 240 करोड़ रुपए का घर वर्ली इलाके में खरीदना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ खबरें ऐसी होती है जिन पर घर, परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस। सोशल अड्डा में आज ऐसी एक खबर पर चर्चा करेंगे जो लोगों की सुरक्षा से जुड़ी है। भारत एक घनी आबादी वाला इलाका है। ऐसे में अगर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में तुर्की जैसा भूकंप आता तो हाहाकार मच सकता है। दिल्ली एनसीआर में भी बहुमंजिला इमारतों की भरमार है। उस पर पूरे दिल्ली एनसीआर में आबादी का घनत्व भी काफी ज्यादा है। ऐसे में इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग उठ रही है, ताकि अगर बिल्डिंग में खामी है तो उसे समय रहते सुधारा जा सके। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की वजह से हुए भारी तबाही में कई हाई राइज बिल्डिंग्स धराशायी हो गए और उन इमारतों के मलबों में हजारों लोगों ने फंसकर अपनी जान गंवा दी। वैज्ञानिकों के मुताबिक तुर्की में जमींदोज होने वाली हर 10 इमारतों में से एक ऐसी इमारत थी जो 2007 के बाद बनी थी, यानी कि अपेक्षाकृत नई थी। जाहिर है इन इमारतों को बनाते वक्त इसे बनाने वाले इंजीनियर्स को इसे भूकंप रोधी बनाने का ख्याल नहीं आया। It's really difficult, and not only the buildings damaged, but the infrastructure, roads, and the bridges, especially in the mountains. दिल्ली एनसीआर में भी धरती डोलने का खतरा बराबर बना रहता है। यहाँ जिस तरह से गगनचुंबी इमारतें बन रही है, उसको देखते हुए लोगों के जहन में ये सवाल हमेशा गूंजता रहता है कि अगर तुर्की जैसा भूकंप दिल्ली एनसीआर में आया तो क्या होगा। इसलिए यहाँ के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अधिकारी अपनी बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऑडिट से बिल्डिंग्स की खामियों को समय रहते सुधारा जा सकता है। ने ये बात कई बार ये उठाई कि भाई इस पे स्ट्रक्चरल ऑडिट, प्रॉपर एक थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए। दूसरा, कई बार सामने ये भी आया अथॉरिटी में हम लोगों के सामने कि जो सर्टिफिकेट एक दी जाती है इन्हें आईआईटी रुड़की वगैरह का, वो सर्टिफिकेट भी प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा 17 दिसंबर 2020 को 4.2 रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई। 29 नवंबर 2022 को 2.5, 12 नवंबर 2022 को 5.4, 1 जनवरी 2023 को 3.8, 24 जनवरी 2023 को 5.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्डिंग के निर्माण से जुड़े आर्किटेक्ट के मुताबिक इमारतों को लंबी अवधि तक दुरुस्त रखने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट बेहद जरूरी है। अभिषेक आनंद के साथ मिलन शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। हाई राइज की ऑडिटिंग की मांग क्यों है और लोग इस पर क्या राय रखते हैं, चलिए सोशल अड्डे में इस मुद्दे पर बात करते हैं। क्या कुछ हालात हैं, बिल्डिंग्स बाहर से ही दिखाई पड़ रही हैं कि
सीपेज बहुत जबरदस्त है। जिस तरह से तुर्की के हालात देखे, डर लग रहा है। देखिए, तुर्की हो या जहां भी भूकंप आता है ना, जब आता है तब हम लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं। और यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ 2009 से बिल्डिंगें स्टार्ट हुआ और लाखों की तादाद में फ्लैट हैं। यहाँ पे 3 लाख के करीब फ्लैट हैं और हम लोगों को ये चिंता सताती रहती है कि जो बिल्डरों ने अपने प्रॉफिट के लिए मकान यहाँ पर बनाए, बायर्स को दिए, उनमें कई खामियां हैं। आप लोग करते रहते हैं, न्यूज में कवर करते रहते हैं। इतनी खामियां हैं कि हम लोग विधायक से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बार चिट्ठियां लिखते रहते हैं। उनको बोलते हैं कि भैया इनके ऑडिट करवा लीजिए। हम लोगों की जान जोखिम में है। किसी का प्लास्टर टूट के गिर जाता है, किसी का छज्जा गिर जाता है, कहीं दरारें आई हुई हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इन फ्लैटों का स्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट एक बार सरकार करा देती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी मांग है कि एक बार स्ट्रक्चरल ऑडिट केवल इसी सोसाइटी की नहीं, ऐसी जितनी तमाम सोसाइटियां हैं नोएडा एक्सटेंशन में, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हर सोसाइटी के अंदर 2-4 हजार 5 हजार लोग रहते हैं। तो कोई घटना हो जाए तो फायर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सीपेज सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पार्किंग की व्यवस्था ठीक से है, जैसे हम लोगों में बिल्कुल पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। तो ऐसे में अगर आज के डेट में कोई दुर्घटना हो जाए तो बहुत हैवोक क्रिएट हो जाएगा और जो नेचुरल क्लेमिटी से जो नुकसान होगा उससे कम नुकसान लापरवाही की वजह से, उससे अधिक नुकसान लापरवाही की वजह से होगा। क्या हादसों का इंतजार कर रही है अथॉरिटी या बाकी डिपार्टमेंट? देख के तो यही लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सब जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं कोशिश किया, ट्विटर से लेटर लिखे, प्रशासन में भी गए हैं, अथॉरिटी में गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वेट कर रहे हैं कि जब कुछ हो जाए तब हम उस पर एक्शन लें। और ऐसा केवल इसी सोसाइटी में नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ के अलावा कई सोसाइटी में ऐसा है। ऐसा लगता है कि लोग परेशान हैं, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो एग्जैक्टली जाएं कहाँ। पहले टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। इसके अलावा चलिए खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले जा रहे टेस्ट मैच पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत हो गई। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 7 विकेट पर 321 रन बनाए। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल अर्धशतकीय पारी खेल क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत 144 रन से लीड कर रहा है। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया नागपुर टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक लगाया। ये जडेजा के करियर का 18वां टेस्ट अर्धशतक है। उन्होंने ये हाफ सेंचुरी 114 गेंदों में पूरी की, जिसमें 7 चौके भी शामिल रहे। बॉर्डर गवस्कर टेस्ट सीरीज से गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह बाहर हो गए। पहले खबर थी बुमराह चोट से उबर गए और वो 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 मुकाबले में खेल सकते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बुमराह पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की घरेलू वनडे सीरीज में बुमराह की वापसी होगी। टीम इंडिया के खिलाफ नागपुर में डेब्यू करने वाले 22 साल के ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर टॉड मर्फी ने विकेट्स का पंजा जड़ा। मर्फी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए करियर की पहली ही टेस्ट पारी में अपने 5 विकेट पूरे किए। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2023 का केन्या लेडीज ओपन खिताब जीत लिया। अदिति ने लेडीज यूरोपियन टूर गोल्फ में 9 शॉट की बढ़त के साथ ये खिताब अपने नाम किया। अदिति का ये चौथा LET खिताब है।